हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर अभी हमने चैप्टर नंबर फर्स्ट कंप्लीट कर लिया है। आज हम चैप्टर नंबर सेकंड स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो चैप्टर नंबर जो सेकंड है वो है डेप्रिसिएशन, प्रोविजंस एंड रिजर्व्स के बारे में, और एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं और ये चैप्टर हमारे हर जगह काम आता है। देखो, अगर आप फाइनल अकाउंट कर रहे हो या ट्रेडिंग पीनल बैलेंस शीट बना रहे हो या फिर कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हो, तो आपको डेप्रिसिएशन के बारे में पूरे अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। इसके अलावा हम कहीं भी अकाउंटिंग करते हैं तो प्रोविजन और रिजर्व तो हम जनरेट करते ही करते हैं, क्रिएट करते ही करते हैं। चाहे आप अमालगमेशन कर रहे हो, चाहे पार्टनरशिप कर रहे हो, चाहे आप सोल प्रोप्राइटरशिप का अकाउंटिंग कर रहे हो, कोई भी चैप्टर क्यों नहीं कर रहे हो, प्रोविजन तो हर जगह आता ही है ना, रिजर्व तो आता ही आता है। तो इनके बारे में डिटेल में अच्छे से पता होना जरूरी है और इन तीनों के बीच में डिफरेंस का भी पता होना जरूरी है। तभी अकाउंटिंग जो आगे के हम चैप्टर करेंगे एडवांस लेवल पर वो आपको अच्छे से समझ आएंगे। ठीक है, मैं यहीं पर खत्म करता हूं इसको और हम सीधा यहां पर टॉपिक पे फोकस करते हैं, डेप्रिसिएशन, प्रोविजन एंड रिजर्व। देखो, डेप्रिसिएशन हम आज स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन तीनों के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस मैं आपको बता देता हूं। डेप्रिसिएशन जो होता है वो एक तरह का लॉस होता है, लेकिन ये नॉन कैश लॉस होता है। अब ये नॉन कैश लॉस क्या होता है वो मैं आपको जरूर बताऊंगा। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन एक तरह का लॉस है। प्रोविजन पता है किसका बनाया जाता है? जो फ्यूचर में लॉस होने वाला है। डेप्रिसिएशन मतलब लॉस हो चुका है, और प्रोविजन किसका बनाया जाता है? जो अभी लॉस नहीं है, फ्यूचर में लॉस होगा। जैसे फ्यूचर में जो है बैड एप्स होने वाले हैं तो हम बनाते हैं प्रोविजन फॉर बैड एप्स। फ्यूचर में कोई रिपेयर कराना है या कोई लॉस होने वाला है तो हम प्रोविजन उसका बनाते हैं, फ्यूचर में लॉस का। ठीक है, और रिजर्व्स क्या होता है? ये लॉस नहीं है, ये क्या करते हैं, हमारा जो हर साल प्रॉफिट होता है उसमें से कुछ प्रॉफिट हम क्या कर देते हैं, साइड में रख देते हैं, ताकि वो बिजनेस में कहीं ना कहीं काम आए। तो ये तीन चीजें होती है, तो तीनों अलग हैं, एक नहीं है। हम बात करते हैं सबसे पहले डेप्रिसिएशन की। आप 11th-12th में अगर आपने कॉमर्स था आपके, तो आपने डेप्रिसिएशन का एक चैप्टर 11th क्लास के अंदर पढ़ा होगा और 12th में डेप्रिसिएशन फाइनल अकाउंट वगैरह के अंदर आपने निकाला होगा। पहले सिंपल एक डेफिनेशन देखते हैं, फिर इसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे। यहां पर जो डेफिनेशन है वो क्या बोलती है, ये कार्टर ने दी है डेफिनेशन, सबसे अच्छी डेफिनेशन है, छोटी सी डेफिनेशन है, हिंदी में मैं आपको अभी बता दूंगा। ये बोलता है डेप्रिसिएशन इज द gradual and permanent decrease in the value of an asset from any cause। तो इसके अंदर देखो पॉइंट कितने हैं। सबसे पहले बोला इसने डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एनी एसेट, एक पॉइंट ये, किसी भी एसेट की वैल्यू का क्या होना, डिक्रीज होना। जैसे ये मोबाइल फोन है, फॉर एग्जांपल के लिए मेरे लिए एसेट है। ठीक है, अब ये मोबाइल फोन मेरे लिए एसेट है। अब ये जो एसेट है इसकी वैल्यू अगर क्या हो जाए, डिक्रीज, वैसे हो भी गई हो, परचेज करते ही इसके बाद इसकी धीरे धीरे जैसे जैसे यूज करते पुराना होता है तो वैल्यू क्या हो जाती है, कम। तो अब इसकी वैल्यू जो कम हुई है, किसी भी एसेट की वैल्यू क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए किसी भी कारण से, वो वैल्यू किसी भी कारण से डिक्रीज हो सकती है ना, फ्रॉम एनी कॉज। और वो जो वैल्यू डिक्रीज हो रही है, चाहे वो परमानेंटली हो जाए चाहे वो धीरे धीरे हो, तो उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। किसी भी एसेट की वैल्यू का परमानेंटली डिक्रीज हो जाना या फिर धीरे धीरे डिक्रीज होना, किसी भी कारण से किसी भी एसेट की वैल्यू का क्या होना, डिक्रीज होना, किसी भी कारण से, चाहे वो परमानेंट डिक्रीज हो रहा हो चाहे वो धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा हो, वो जो वैल्यू डिक्रीज हुई है उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। ओके, अब हम बात करते हैं सबसे पहले क्या कारण है कि किसी भी वैल्यू, किसी भी एसेट की वैल्यू जो है वो डिक्रीज होती है। कोई भी एसेट जो है उसका मार्केट वैल्यू या उसकी जो जितने में हमने उसको खरीदा है वैल्यू उससे कम हो जाती है। आप अधिकतर लोग कार्स खरीदते हैं आजकल, 4 व्हीलर खरीदते हैं। 4 व्हीलर जब वो खरीदते हैं, मान लेते 10 लाख में कार खरीदी, क्या वो जो शोरूम है उससे बाहर आ गई और अगर आप अगले दिन भी उसको सेल करते हैं तो क्या वो 10 लाख में बिकेगी? नहीं, उसकी वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई। अगर आप उसको 1 साल बाद में बेचेंगे तो और वैल्यू कम हो गई, 2 साल में और वैल्यू कम हो गई, 3 साल में और वैल्यू कम हो गई, 10 साल में और वैल्यू कम हो गई। तो किसी भी एसेट की वैल्यू हमेशा कम होती है। कुछ चीजें हैं जिनको छोड़ करके, जैसे प्रॉपर्टी हो गई,
लैंड हो गई, उसकी वैल्यू हमेशा बढ़ती है। तो लैंड पे कभी भी डेप्रिसिएशन लगाया भी नहीं जाता है, लैंड की वैल्यू कभी डिक्रीज होती ही नहीं, हमेशा बढ़ती ही है। ओके ठीक, तो अब हम आइए बात करते हैं उन कॉजेज की, उन कारणों की जिसकी वजह से वैल्यू कम होती है, और फिर हम डेप्रिसिएशन का इफेक्ट भी समझेंगे कि इसका इफेक्ट क्यों दिया जाता है, डेप्रिसिएशन नाम की चीज की अकाउंटिंग क्यों की जाती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसके कारण, इसके क्या क्या कॉजेज हैं, है ना। इसने बोला ना एनी कोज, अब एनी कोज में बहुत सारे कारण आ सकते हैं, तो वन बाय वन हम समझते हैं। सबसे फर्स्ट आता है इसमें कांस्टेंट यूज ऑफ एसेट, कांस्टेंट यूज ऑफ एसेट। जो एसेट है उसका अगर आप कंटिन्यू यूज करोगे, उसका उपयोग करोगे, तो क्या होगा, उस एसेट की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी धीरे धीरे, है ना। ओके, जैसे ये मैं कैमरा है मेरे पास में, इसका मैं कंटिन्यू यूज कर रहा हूं, तो इससे क्या होगा, इसकी जो लेंस है, इसकी जो हार्डवेयर है, इसका जो सॉफ्टवेयर है, वो धीरे धीरे उसमें क्या आएगा, गिरावट आएगी, है ना, उसकी क्वालिटी में गिरावट आएगी, उसमें घिसावट आएगी। वो जो नया पहले दिन यूज किया था ऐसा का ऐसा जो है वो 2 साल बाद में रिजल्ट नहीं देगा। तो कांस्टेंट यूज करने से भी उसकी क्वालिटी क्या हो जाती है, कम, क्योंकि हम उसका यूज कर रहे हैं, तो उसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, कम। क्वालिटी कम होगी तो वैल्यू भी क्या हो जाएगी, कम। तो इसलिए डेप्रिसिएशन का एक कारण है कि आप एसेट को अगर कंटिन्यू यूज करोगे तो उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। सेकंड कारण आता है इसको पासेज ऑफ प्री डिटरमाइंड टाइम ऑफ यूज। एक्सपायर हो गया ना चीजें, जो उसका यूज करने का टाइम है, प्री डिटरमाइंड टाइम, जो उसका पहले से डिसाइड है। जैसे आपने कोई 4 व्हीलर परचेज कर लिया, अगर आप डीजल की गाड़ी परचेज करते हैं तो उसका 10 साल तक ही यूज कर सकते हैं, उसके बाद गवर्नमेंट उसको अलाउ नहीं करती है, तो ये प्री डिटरमाइंड टाइम हो गया, उसके बाद वो बेकार है। ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं जिसके ऊपर एक्सपायरी डेट लिखी होती है, फिर भी कुछ लोग उसको यूज करते हैं, लेकिन जब प्री डिटरमाइंड टाइम जो है वो चला गया है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। फिर आता है डिप्लेशन, थर्ड नंबर, यानी कि जिसको हिंदी में बोलते हैं क्षयीकरण। डिप्लेशन को हिंदी में अच्छा बोलते हैं क्षयीकरण। क्षयीकरण का मतलब ये हो गया कि धीरे धीरे उसके अंदर घिसावट आनी स्टार्ट हो जाती है, और इसके अलावा घिसावट के अलावा और भी चीज़ें होती है, जैसे कि उसका आपने इतना यूज़ कर लिया कि उसकी जो क्वालिटी है, जैसा कि मैंने फर्स्ट पॉइंट में बताया आपको, ज़्यादा यूज़ करोगे, कंस्टेंट यूज़ करोगे तो डिप्लेशन आ जाएगा ना, उसकी क्वालिटी जो है वो ख़राब हो जाएगी। जैसे आप मोबाइल फ़ोन परचेज करते ही हो, तो आप मोबाइल फ़ोन जब परचेज करते हो तो धीरे धीरे उसका कैमरा जो है ना वो वही क्वालिटी देने लग जाता है क्या जो फर्स्ट दे रहा था, नहीं। क्यों, उसके अंदर डिप्लेशन हो गया है, उसका आपने यूज़ कर लिया। तो ये तो मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, और ऐसा अधिकतर एसेट्स के साथ में होता है। नेक्स्ट आता है एक्सपायरी ऑफ एसेट्स। बहुत सारी एसेट होती है ना, उनकी एक्सपायरी आ जाती है, ये पासेज ऑफ टाइम से रिलेटेड ही है, एक्सपायरी ऑफ एसेट्स, ठीक है। वो एसेट उतनी उसकी लाइफ थी, वो खत्म हो गई। नेक्स्ट आता है आपका फॉलन इन मार्केट प्राइस, इन मार्केट प्राइस, उसकी मार्केट प्राइस गिर गई। वो मार्केट प्राइस, किसी भी एसेट की मार्केट प्राइस क्यों गिरेगी, उसके बहुत सारे कारण हैं। अगर आप बहुत पुरानी हो गई है तो, या फिर बढ़िया है, एकदम अच्छी है, लेकिन उसकी जगह उससे भी बेटर चीज आ गई है ना। जैसे अभी आप एक कोई कीपैड मोबाइल खरीद सकते हो क्या, नहीं। क्यों नहीं बाय करना चाहते, क्योंकि अभी क्या आ गया, टच वाले मोबाइल आ गए, तो टेक्नोलॉजी बढ़ गई, लोगों का फैशन चेंज हो जाता है, लोगों का नज़रिया चेंज हो जाता है ना। लोगों की जब कमाई बढ़ती है, उनका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ता है, तो भी वो कई सारी चीज़ों को यूज़ करना बंद करके उसकी जगह बेहतर चीज़ें यूज़ करते हैं। जैसे अभी अगर फॉर एग्जांपल के लिए लोगों की कमाई इंडिया में बहुत ज़बरदस्त बढ़ जाए, तो लोग क्या करेंगे, आईफोन खरीदना स्टार्ट कर देंगे, है ना। तो बाकी सारी कंपनियां क्या बेकार है क्या, नहीं, वो भी अच्छी है, लेकिन कई बार क्या होता है, ये रीज़न है, फॉलन इन मार्केट प्राइस, है ना। जो प्रोडक्ट है उसकी मार्केट प्राइस कम हो जाती है, क्योंकि उसकी जगह दूसरे सब्सटीट्यूट आ जाते हैं जो उससे भी बेहतर हैं, या फिर फैशन चेंज हो जाता है, या लोगों का ट्रेंड चेंज हो जाता है ना। ओके, तो फॉलन इन मार्केट प्राइस, ये भी एक रीजन है किसी भी एसेट की वैल्यू कम होने का।
नेक्स्ट आता है ऑब्सोलेंस। ऑब्सोलेंसेस, अप्रचलन में आ जाना, अनुपयोगी हो जाना, अप्रचलन में आ जाना। जैसे आपने कंप्यूटर्स देखे होंगे, पुराने टाइम में कंप्यूटर्स होते थे ना, वाइट कलर का एक मॉनिटर होता था, बड़ा सा डब्बा। टीवी भी ऐसे होती थी, फ्लैट नहीं आती थी, ऐसे आती थी। तो अभी मान लेते हैं वैसा किसी के पास वो मॉनिटर या वो टीवी पड़ा है, लेकिन फिर भी वो उसको यूज नहीं कर रहा है, वो चल रहा है, अच्छे से चल रहा है, वो खराब नहीं हुआ है अभी तक, बट फिर भी लोग उसको यूज नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं यूज कर रहे हैं? क्योंकि अब वो क्या हो गया, ऑब्सोलेंस हो गया है, वो अप्रचलन में आ गया, अब उसको लोग ज्यादा यूज नहीं करते हैं, है ना, वो उसका फैशन गया। ओके, नेक्स्ट आता है आपका इफेक्ट ऑफ नेचुरल फैक्टर। इफेक्ट्स ऑफ नेचुरल फैक्टर्स। नेचुरल फैक्टर्स में क्या क्या आ जाएगा, जैसे बाढ़ आ गई, तूफान आ गया, अर्थक्वेक आ गया, आंधी आ गई, कुछ ऐसा हुआ कि जिसका इफेक्ट आपकी एसेट पर आ गया। जैसे किसी की एक बढ़िया सी दुकान बनी हुई थी कानजी भाई की, ठीक है, और भूकंप आ गया और वो दुकान, तो वो पूरी उसकी प्राइस क्या हो जाएगी उस जगह की, कम, है ना। तो ऐसा कुछ हो जाए, नेचुरल डिजास्टर हो जाए, तो उसकी वजह से भी एसेट की वैल्यू कम हो सकती है। तो ये 7 कॉजेज हैं जो मैंने आपको बताए हैं। 7 कॉजेज मतलब इन कारणों से आपकी एसेट की जो वैल्यू है वो परमानेंटली या ग्रेजुअली, यानी कि धीरे धीरे जो है कम हो जाएगी। और जब किसी एसेट की वैल्यू कम होती है तो आपको क्या होता है, लॉस। जैसे ये मोबाइल मान लेते हैं मैंने 20,000 में खरीदा है, अभी इसके कोई 8,000 भी देने को तैयार नहीं है, तो 12,000 रुपए का मुझे क्या हो गया, लॉस। और लॉस जो होता है उसकी अकाउंटिंग सबसे पहले की जाती है ना। ऐसा हमने अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट पढ़ा था, है ना, ऐसा हमने अकाउंटिंग कन्वेंशंस में भी देखा था कि जो लॉस होता है उसकी अकाउंटिंग सबसे पहले करनी होती है, प्रॉफिट की अकाउंटिंग करने की जरूरत नहीं है, जब होगा तब करेंगे। तो लॉस को तो सबसे पहले ध्यान में देखा जाता है। तो यहाँ पर ये लॉस ही तो हो रहा है, आपकी एसेट की वैल्यू कम हो रही है, आपकी जो प्रोडक्ट है उसकी प्राइस क्या हो रही है, कम हो रही है, जिसको आप एसेट बोलते हो, क्योंकि आप उसको यूज करके बिजनेस को और बेहतर करते हो। एसेट्स होती क्या है ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। एसेट वो चीज है जो आपके बिजनेस को ऑपरेट करने में हेल्प करती है। जैसे इस कैमरे से मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, तो ये कैमरा मेरे बिजनेस की एसेट है। क्यों? क्योंकि इससे मैं बिजनेस को ऑपरेट कर पा रहा हूं। अगर कैमरा नहीं होगा तो मैं ऑपरेट नहीं कर पाऊंगा, रिकॉर्ड नहीं कर पाऊंगा लेक्चर्स, और उसको यूट्यूब पे अपलोड नहीं कर पाऊंगा। समझ में आया? तो वो सारी चीजें हर बिजनेस के अंदर जो बिजनेस को ऑपरेट करने में, बिजनेस को चलाने में हेल्प करती है, वो एसेट होती है। और उनकी वैल्यू जब डिक्रीज होती है, जितने में खरीदा था प्राइस उससे कम हो रही है, तो वो डेप्रिसिएशन होता है और वो आपके लिए एक तरह का लॉस होता है, जिसकी आपको अकाउंटिंग करनी ही करनी चाहिए। तो ये थे डेप्रिसिएशन के कुछ कारण। अब एक चीज और मैं फटाफट आपको बता देता हूं, थोड़ा सा जल्दी जल्दी बताएंगे, वो नीड। क्या नीड है? ठीक है, नीड क्या है, अकाउंटिंग की नीड क्या है। जो डेप्रिसिएशन हो गया, लॉस हो गया, तो उस लॉस को रिकॉर्ड करने की नीड क्या है। तो नीड देखते हैं, जरूरत देखते हैं, नीड ऑफ अकाउंटिंग ऑफ डेप्रिसिएशन। ठीक है, डेप्रिसिएशन एक लॉस है, लेकिन उसको रिकॉर्ड करने की नीड क्या है, जरूरत क्या है। तो जरूरत तो चलो ठीक है हम देख लेंगे, लेकिन डेप्रिसिएशन एक लॉस है और लॉस को रिकॉर्ड करना ही करना होता है, ऐसा हमको अकाउंटिंग कन्वेंशंस और अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट बताते हैं। तो एक तो वो फैक्टर है कि डेप्रिसिएशन की अकाउंटिंग होनी चाहिए। उसके अलावा और क्या क्या चीजें हो सकती है वो उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे फर्स्ट आता है इसके अंदर कैलकुलेशन ऑफ करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस। कैलकुलेशन ऑफ करेक्ट प्रॉफिट और लॉस। अगर आपको आपके बिजनेस का हर साल करेक्ट प्रॉफिट चाहिए, प्रॉफिट कैसे निकालोगे? स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस, ट्रेडिंग और पीएनएल, या कुछ मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाते हैं, कंपनी है तो स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल बन जाता है। तो उसकी हेल्प से क्या निकलता है, आपके बिजनेस में कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ। लेकिन अगर आपने डेप्रिसिएशन की अकाउंटिंग नहीं करी तो वो करेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि डेप्रिसिएशन एक लॉस है और लॉस को पीएनएल के डेबिट में दिखाना पड़ेगा, जिससे प्रॉफिट कम होगा। ओके, नेक्स्ट आता है सो करेक्ट फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ योर बिजनेस। करेक्ट
फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल पोजीशन, ठीक है, करेक्ट, फाइनेंशियल पोजीशन। अगर आपको बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन सही देखनी है तो आपको डेप्रिसिएशन की अकाउंटिंग करनी चाहिए। फाइनेंशियल पोजीशन हम कहां से देखते हैं? फाइनेंशियल पोजीशन देखते हैं हम बैलेंस शीट से। किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट को देखकर, किसी भी बिजनेस की बैलेंस शीट को देख के पता लगाया जा सकता है कि इसकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, आर्थिक स्थिति कैसी है। फिर उस हिसाब से ही बहुत सारे लोग जो है उस कंपनी के साथ डील करते हैं, एग्रीमेंट करते हैं। जैसे बैंक अगर लोन देगी तो पहले देखेगी ना कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। कोई दिवालिया कंपनी तो नहीं है, लायबिलिटी बहुत ज़्यादा तो नहीं है, तो लोन नहीं देगी। तो फाइनेंशियल पोजीशन बैलेंस शीट से पता चलती है। और अगर आप डेप्रिसिएशन नहीं लगाओगे तो आप करेक्ट फाइनेंशियल पोजीशन कैलकुलेट नहीं कर पाओगे, क्योंकि बैलेंस शीट की एसेट साइड में जो है, बैलेंस शीट में एसेट और लायबिलिटी साइड होती है, तो एसेट साइड में एसेट्स लिखी होती है। मैंने वहां पर कैमरा 1 लाख रुपए दिखा रखा है फॉर एग्जांपल के लिए। वो कैमरा आज से 2 साल पहले भी 1 लाख रुपए दिखाया हुआ था, आज भी मैं बैलेंस शीट में कैमरा 1 लाख रुपए दिखा रहा हूं, तो ये इनकरेक्ट हो गया ना, क्योंकि डेप्रिसिएशन की वजह से उसकी वैल्यू कम हो गई है ना। तो मुझे आज 1 लाख थोड़ी दिखाना है, आज जो कैमरे की वैल्यू है वही दिखानी पड़ेगी ना। तो डेप्रिसिएशन की इसलिए अकाउंटिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट आता है फाइंड आउट करेक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अगर आपको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जो भी आप प्रोडक्शन कर रहे हो, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जो भी आप उत्पादन कर रहे हो उसकी कॉस्ट यानी कि उसकी जो लागत है उसका अगर आपको सही कैलकुलेशन करना है तो डेप्रिसिएशन आपको लगाना ही चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है फिर आपका एक अच्छा पॉइंट भी है इसके अंदर, वो देखना मैं बताता हूँ आपको, वो है रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट। ये लास्ट है पर बहुत अच्छा है ये, रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट। देखो इसको मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे मैंने बोला कैमरा जो है वो 1 लाख रुपए का है, मैंने परचेज किया, हर साल मुझे इसमें से डेप्रिसिएशन लगाना। मान लेते हैं डेप्रिसिएशन 10% लगाते हैं तो 1 लाख का 10% हो गया 10,000 रुपये। तो फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन कितना लेस कर देते हैं इसमें से, वो हो गया 10,000 रुपये। तो अब ये कितना बच गया 90,000। फिर सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन कितना 10,000, हर साल 10,000 डेप्रिसिएशन, तो अब कैमरा कितना बच गया 80,000। ऐसे करके मैं 10 साल तक डेप्रिसिएशन लगाऊंगा तो कैमरे की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, ठीक है। यानी कि अब कैमरे की कोई वैल्यू नहीं है और कैमरा कुछ काम का भी नहीं है, वो स्क्रैप हो चुका है, वो ख़राब हो चुका है और मुझे दूसरे कैमरे की ज़रूरत पड़ेगी। अब दूसरा कैमरा खरीदना है तो उसके लिए पैसे चाहिएंगे, वो पैसे कहाँ से आएंगे? वो पैसे यहाँ से आएंगे। कहाँ से आएंगे? ये जो 10,000 आप हर बार डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं, ये डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश एक्सपेंडिचर है। वापस बोलता हूँ, नॉन कैश एक्सपेंडिचर। खर्चे 2 तरीके के होते हैं, कैश एक्सपेंडिचर, एक नॉन कैश एक्सपेंडिचर। कैश एक्सपेंडिचर वो होते हैं जिसमें पेमेंट जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आप जो है मार्केट से कुछ स्टेशनरी परचेज करके आए, तो स्टेशनरी खरीदोगे, है ना, आपने कैलकुलेटर वगैरह कुछ बाय कर लिया, तो वो बाय कर लिया, उसके बदले में पैसा जाएगा। लेकिन यार डेप्रिसिएशन का जो लॉस है, ये आपने पैसा किसी को दिया है क्या? यहाँ पर 10,000 कम कर लिए आपने, यहाँ 10,000 कम कर लिए, और इसके अलावा ऐसे 10 साल तक 10,000 रुपये आप P&L अकाउंट में भी दिखा रहे हैं। P&L अकाउंट मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी दिखा रहे हैं, और उस वजह से वहाँ 10,000 रुपये का प्रॉफिट क्या हो रहा है, कम हो रहा है। लेकिन वो 10,000 रुपये का प्रॉफिट कम करके आपने किसी और को दिया थोड़ी है, वो 10,000 रुपये का प्रॉफिट आपके पास में ही है ना। तो हर साल आप क्या कर रहे हैं, प्रॉफिट में से 10,000 साइड में करते जा रहे हैं। तो 10 साल में कितने रुपए हो जाएंगे? 1 लाख रुपए। तो इधर एक कैमरा खराब हो गया, दूसरे कैमरे की जरूरत है, तो उधर 1 लाख रुपए भी आपके पास में बचे हुए पड़े हैं, जो आपने हर साल डेप्रिसिएशन लगा के प्रॉफिट में से कम करके साइड में रखे थे। उससे आप नया कैमरा खरीद लेंगे, यानी कि रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट। तो डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश एक्सपेंडिचर होता है, मतलब किसी को डेप्रिसिएशन का पेमेंट नहीं करना है, लेकिन प्रॉफिट जरूर कम हो गया, उस प्रॉफिट को साइड में करते रह गए, और जब आपकी एक एसेट खत्म हो गई और दूसरी एसेट जब आपको रिप्लेस करनी पड़ती है उस एसेट्स की जगह, तब वो पैसा आपके काम आ जाएगा जो डेप्रिसिएशन के नाम से आपने प्रॉफिट को साइड में किया था। तो ये कुछ नीड है अकाउंटिंग ऑफ डेप्रिसिएशन। करें डेप्रिसिएशन के मेथड्स की, यानी कि डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कैसे किया जाता है, मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन।
तो वैसे तो इसके बहुत सारे मेथड है, लेकिन मेन हमारे जो एग्जाम में आते हैं और प्रैक्टिकली जो अप्लाई होते हैं वो दो होते हैं। एक होता है फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, और फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड को स्ट्रेट लाइन मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, इसको और क्या बोलते हैं? स्ट्रेट लाइन मेथड, सीधी रेखा विधि, ऐसा कुछ है ना, स्ट्रेट लाइन मेथड, जिसकी वजह से इसको शॉर्ट में SLM भी बोला जाता है। ठीक है, एक और मेथड है जिससे आप अपनी एसेट के ऊपर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर सकते हो, उस मेथड का नाम है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, बैलेंस मेथड। ये डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड जो है, इसको एक और नाम से बोला जा सकता है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, जो आपने 11th के अंदर पढ़ा होगा या 12th में पढ़ा होगा, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। और इसी वजह से इसको रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है ना, इसीलिए इसको बोलते हैं WDV शॉर्ट फॉर्म है, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, और स्ट्रेट लाइन मेथड यानी कि SLM। तो ये दो तरह के मेथड है, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने में काम आते हैं प्रैक्टिकली भी, और एग्जाम में क्वेश्चन भी अगर इसका आता है तो इसी से रिलेटेड होता है। मैक्सिमम तो ये होता है, लेकिन कई बार ये भी होता है। ओके, अब आइए एक एग्जाम्पल लेते हैं और उससे मैं आपको बताता हूं कि दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है, दोनों में फ़र्क क्या है। तो फॉर एग्जाम्पल के लिए हमने एक मान लेते हैं कोई मशीनरी परचेज कर ली है, मशीनरी परचेज कर ली है 1 लाख रुपीज़ की। ठीक है, तो अब इसके ऊपर डेप्रिसिएशन मान लेते हैं 10% है। डेप्रिसिएशन कितना है? 10%, यानी कि हर साल जो है 10% इस मशीन की वैल्यू क्या होगी? डिक्रीज होगी। तो अब इसमें क्या होगा? डेप्रिसिएशन मशीन में से लेस करना पड़ेगा, क्योंकि कल मैंने आपको बताया था डेप्रिसिएशन की वजह से जो एसेट की वैल्यू है वो कम हो जाती है। तो आइए डेप्रिसिएशन लेस करते हैं फर्स्ट ईयर का। ठीक है, ये है फर्स्ट ईयर, नंबर 1 डाल देता हूँ, ये फर्स्ट ईयर। तो फर्स्ट ईयर हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो 1 लाख का 10% कितना होता है? 10,000। तो 1 लाख का 10% हो गया 10,000। तो अब आपकी एसेट कितनी बच गई? 90,000। तो फर्स्ट ईयर के एंड में, जब फर्स्ट ईयर एंड हुआ तो आपकी मशीन की क्लोजिंग वैल्यू, यानी कि जब बैलेंस शीट बनाएंगे उस दिन की वैल्यू कितनी बच गई? 90,000 रुपये। ओके, अब नेक्स्ट ईयर सेकेंड ईयर और डेप्रिसिएशन लगेगा, हर साल 10% कम होगा। तो मान लेते हैं सेकेंड ईयर 90,000 की थी और डेप्रिसिएशन लगेगा, तो और डेप्रिसिएशन किस पे लगेगा? ओरिजिनल वैल्यू पर। जो उसकी ओरिजिनल कॉस्ट थी वो कितनी थी? 1 लाख। तो 1 लाख का ही 10% होगा, वापस वही 10,000। तो यहाँ पर आपकी अब एसेट की वैल्यू कितनी बच गई? सेकेंड ईयर के एंड में ही 80,000 मशीनरी की आपकी वैल्यू बच गई। और फिर थर्ड ईयर आप और लेस करोगे डेप्रिसिएशन कितना? इस बार भी वही ओरिजिनल वैल्यू 1 लाख का 10% 10,000। तो यहाँ पर आप एक चीज़ नोट करोगे तो वो ये है कि एवरी ईयर डेप्रिसिएशन कितना लगाया जा रहा है? 10,000। जो ओरिजिनल वैल्यू है उसका एक बार 10% कैलकुलेट कर लिया और हर साल वही डेप्रिसिएशन लगेगा, और ऐसे करके ये 10,000 हर बार लेस होता जाएगा। तो 10 साल बाद में आपकी मशीन की वैल्यू हो जाएगी 0। तो जो आपका स्ट्रेट लाइन मेथड है, यानी कि फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड है, इसीलिए इसका नाम है फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। इंस्टॉलमेंट जो डेप्रिसिएशन की रहती है वो हमेशा क्या रहती है? फिक्स। तो इस मेथड के अंदर डेप्रिसिएशन का अमाउंट हर बार सेम रहता है, और ईयर जब एंड होगा, यानी कि जब आपकी मशीन की वैल्यू लाइफ खत्म हो जाएगी, तब आपकी मशीन की जो बुक वैल्यू है वो भी एक दिन क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। ओके, बट अगर हम बात करें डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड की या रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, यानी कि जिसको WDV बोलते हैं, तो उसमें ऐसा नहीं होता। उसमें हम सेम एग्जांपल लेते हैं, आप देखना। मशीन की कॉस्ट कितनी? वही आपकी मशीनरी की जो वैल्यू है वो है 1 लाख। अब फर्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन लगाते, देखो फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन 1 लाख का, इसका 1 लाख का 10% कितना हो गया? 10,000। तो अब आपकी वैल्यू कितनी बच गई? 90,000 क्लोजिंग वैल्यू। तो आप बोलोगे फिर तो कोई फर्क ही नहीं है। नहीं, फर्क है। अब देखो सेकेंड ईयर का जब डेप्रिसिएशन लगाओगे ना, तो 1 लाख पे नहीं लगाना है। यहाँ पर तो हमको हर बार डेप्रिसिएशन एक बार लगा दिया, 1 लाख ओरिजिनल वैल्यू पे कैलकुलेट कर दिया, हर बार वही रहता है। यहाँ ऐसा नहीं होता। यहाँ डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, यानी कि डिमिनिशिंग मतलब आपका डेप्रिसिएशन लेस
होने के बाद जो बैलेंस बच गया है, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, जो बैलेंस बच गया है, अगले साल का डेप्रिसिएशन उस क्लोजिंग बैलेंस पे लगेगा। तो अभी हमारे पास एसेट कितने की है मशीन, 90 की, तो यहाँ पर डेप्रिसिएशन लगेगा 90,000 पर 10%, तो ये कितना हो गया 9,000। तो अब आपकी डिमिनिशिंग वैल्यू यानी कि क्लोजिंग वैल्यू यानी कि रिटर्न डाउन वैल्यू बोलते हैं इसको, ये है रिटर्न डाउन वैल्यू, वो कितनी बच गई 81। तो थर्ड ईयर जब आप डेप्रिसिएशन लगाओगे तो किस पे लगाओगे 81 पे। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा डेप्रिसिएशन जो है इन दोनों मेथड में क्या डिफरेंस है। तो ये आ जाएगा 8,100, ओके 2 और यहाँ आ जाएगा 72,900। और इसमें क्या है, इसमें तो 10,000 लेस करते जाएंगे ना, तो एक दिन आपका जीरो हो जाएगा एसेट की वैल्यू, इसमें कभी जीरो नहीं होगा। कितने ही साल डेप्रिसिएशन, इसमें जीरो होने में ओनली 10 साल ही लगेंगे, क्योंकि 10 लेस करोगे ना तो 10 साल में पूरे 1 लाख रुपए लेस हो जाएंगे। लेकिन यहाँ नहीं होंगे, यहाँ अनगिनत ईयर तक आप डेप्रिसिएशन लगाते रहोगे तो भी आपकी क्लोजिंग वैल्यू आती ही रहेगी। तो इसमें एसेट की वैल्यू कभी जीरो नहीं होती, भले ही एसेट खत्म हो जाती है, भले ही स्क्रैप हो जाता है। तो ये दोनों में डिफरेंस है, इसीलिए ये मेथड अच्छा माना जाता है और इस मेथड को ज़्यादा यूज़ किया जाता है, इसको कम यूज़ किया जाता है। लेकिन अगर क्वेश्चन स्पेसिफिक आपको बोले तो फिर आपको ये मेथड यूज़ करना पड़ेगा डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करते टाइम। ओके, अब आइए हम बात करते हैं डेप्रिसिएशन करने की कुछ जनरल एंट्रीज की। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, और अगर आपको और डिटेल में ऐसे बहुत सारे प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने हैं तो आप हमारी ऐप डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। ऐप का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पर पेड कोर्सेज आते हैं, यानी कि फ्री तो नहीं है लेकिन रीजनेबल फ़ी है, एकदम ज़्यादा फ़ी नहीं है, और उसको आप कोर्स को ज्वाइन करके लाइव या रिकॉर्डेड बैच ज्वाइन करके फुल डिटेल के अंदर भी हमसे पढ़ सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर डेप्रिसिएशन की एंट्री करते हैं। मैं आपको बेसिक लेवल ऑफ अकाउंटिंग सिखा चुका हूं, तो आपको पता है डेप्रिसिएशन जो है वो हमारे लिए लॉस है। डेप्रिसिएशन क्या हमारे लिए लॉस है। तो मान लेते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड अगर माने तो एंट्रीज क्या होगी, देखो समझना। एंट्रीज हमेशा जनरल एंट्री किस में की जाती है, जनरल के फॉर्मेट में की जाती है। तो देखिए ये डेट, ये आ गया पर्टिकुलर, ये एलएफ, डेबिट, क्रेडिट। अब मान लेते हैं फर्स्ट ईयर की एंट्री करते हैं। अभी मान लेते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड यानी कि फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड मान लेते हैं, 10,000 एवरी ईयर डेप्रिसिएशन लगेगा। तो 10,000 हमारी एसेट की वैल्यू कम हो रही है फर्स्ट ईयर के एंड में, तो 10,000 हमारे लिए लॉस है। और एज पर नॉमिनल जो रूल है वो क्या बोलता है, जितने भी लॉस होते हैं, जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं उनको क्या किया जाता है, डेबिट। तो यहाँ पर डेप्रिसिएशन क्या हो जाएगा, डेबिट। डेप्रिसिएशन अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। कितने से, 10,000 से। ओके, अच्छा इसके अलावा एक और चीज होगी, जो हमारी एसेट है वो डिक्रीज हो रही है। और फिक्स एसेट्स का रूल क्या बताता है आपको पता ही है, इधर कोई भी एसेट होती है उसका मॉडर्न रूल क्या बोलता है, एसेट का मॉडर्न रूल पता है ना आपको, एसेट ऑलवेज क्या होती है, डेबिट। अगर एसेट इंक्रीज हो रही हो तो डेबिट करो, और एसेट अगर डिक्रीज हो रही है तो क्या करो, क्रेडिट। अब डेप्रिसिएशन की लगाने की वजह से हमारी एसेट क्या होगी, इंक्रीज या डिक्रीज। हमारी एसेट डिक्रीज होगी, एसेट की वैल्यू कम हो रही है, और कम करने के लिए क्या करते हैं, क्रेडिट। तो इसीलिए यहां पर जो मशीनरी अकाउंट है वो क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि मशीनरी डिक्रीज हो रही है। और मॉडर्न रूल ये बोलता है कि कोई भी एसेट बढ़ जाए तो डेबिट, कम हो जाए तो क्रेडिट। यहां कम हो रही थी तो मैंने क्रेडिट कर दिया 10,000। तो ये तो डेप्रिसिएशन लगाने की एंट्री हो गई। फिर जब ये फर्स्ट ईयर के एंड में, फिर फर्स्ट ईयर जब एंड होगा तो उस दिन एक एंट्री और होती है। ये जो डेप्रिसिएशन है इसको कहाँ ट्रांसफर किया जाता है, पीएनएल में। क्योंकि जब हम अकाउंट्स क्लोज करके फाइनल अकाउंट बना रहे होते हैं तो उस टाइम जितने भी एक्सपेंडिचर होते हैं या जितने भी लॉसेज होते हैं उसको पीएनएल में ट्रांसफर करते हैं, जितने भी इनकम होती है, जितने भी प्रॉफिट्स होते हैं उसको भी पीएनएल अकाउंट के अंदर ट्रांसफर किया जाता है। सो हम पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। और डेप्रिसिएशन एक तरह का लॉस है तो पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा, इसलिए पीएनएल अकाउंट डेबिट हो गया। और ये यहाँ डेप्रिसिएशन जो क्रेडिट है, डेबिट है, ये यहाँ क्या हो जाएगा, क्रेडिट। और ये डेप्रिसिएशन अकाउंट, जो डेप्रिसिएशन नाम का हमने अकाउंट जनरेट करा था वो एक तरह से क्लोज हो गया है। देखो यहाँ डेप्रिसिएशन डेबिट, यहाँ क्रेडिट, तो डेप्रिसिएशन कट गया। ओके, तो ऐसे अकाउंट्स को क्लोज किया जाता है, इसको बोलते हैं क्लोजिंग ऑफ अकाउंट्स। वो इस तरीके से ही क्लोज की जाती है। अब देखा जाए तो सिंपल एंट्री है, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, लेकिन हम ऐसा लिखते नहीं, हम लिखते हैं पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन। और पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में तो आते हैं लॉसेज एंड एक्सपेंडिचर। इतना तो आपको बेसिक लेवल ऑफ अकाउंटिंग में पता चल गया होगा। तो ये फर्स्ट ईयर की एंट्री है। ऐसे कैसे सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर तक एंट्रीज चलती रहती हैं।
इसके अलावा डेप्रिसिएशन में एक और चीज़ आती है, केवल ये 2 एंट्रीज में नहीं होती है, एक प्रोविज़न भी बनाया जाता है कई बार डेप्रिसिएशन का, या फिर बीच में अगर एसेट बेच देते हैं या एसेट बेचने की वजह से हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है तो उसका डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट किया जाता है। इसके अलावा रिप्लेसमेंट हो रहा हो एसेट्स का तो कैसे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया जाता है, उसके लिए हमें बड़े न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करने पड़ते हैं जो यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। उसके लिए आपको हमारी लाइव क्लासेस ज्वाइन करनी पड़ेगी। कुछ बच्चे हिंदी मीडियम वाले भी हैं, वो बोलते हैं सर हिंदी में भी थोड़ा बताया कीजिए। चलो, डेप्रिसिएशन मतलब हास, प्रोविजन मतलब आयोजन और रिजर्व मतलब संचय। रिजर्व को क्या बोलते हैं? संचय। ओके, ठीक है। वैसे अकाउंटेंसी में ज़्यादा शुद्ध हिंदी कुछ काम की नहीं है, क्योंकि प्रैक्टिकली ही आपको क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं, तो वहाँ पर कॉन्सेप्ट ज़्यादा काम आता है। और कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ गया तो बाद में अगर आप हिंदी की थ्योरी भी या पढ़ेंगे तो वो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी, याद हो जाएगी। तो मेरी तो मानिए सिर्फ कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, बाकी सब चीज़ें अपने आप हो जाती हैं। फिर भी देखिए, अब इस चैप्टर नंबर 2 के अंदर 2 लेक्चर पहले अपलोड हो चुके हैं, जिसके अंदर मैंने आपको डेप्रिसिएशन के बारे में अच्छे से बताया था। आज के लेक्चर के अंदर हम प्रोविजन को समझने वाले हैं। प्रोविजन को हिंदी में बोलते हैं आयोजन, यानी कि ऐसा नहीं लग रहा है हिंदी में आयोजन, यानी कि किसी चीज को आयोजित कर रहे हैं, कोई प्रोग्राम का आयोजन कर रहे हैं, ठीक है। सो आयोजन, ठीक है, प्रोविजन। यहां पर मैंने इसका मीनिंग लिखा है, आप डरिए मत हिंदी मीडियम वाले बेटा, इंग्लिश मीडियम वाले तो इसको अच्छे से पढ़ ही सकते हैं, हिंदी मीडियम वाले डरिए मत, मैं इसको हिंदी में भी बता दूंगा अभी आपको ट्रांसलेट करके। बट इस मीनिंग को पहले अच्छे से समझते हैं, फिर कुछ एग्जाम्पल भी ले लेंगे इसी मीनिंग से रिलेटेड, तो वो आपके लिए बेहतर रहेगा। इतना मैं आपको कह देता हूं कि ये वाला लेक्चर देखने के बाद में कभी भी प्रोविजन जो वर्ड है, आयोजन जो वर्ड है, उससे कभी नहीं घबराओगे, हमेशा तैयार रहोगे उसका जवाब देने के लिए। तो देखिए प्रोविजन क्या होता है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये 3 लाइनें हैं, तो इनको मैं टुकड़ों में आपको समझाता हूँ। वैसे इस पूरी 3 लाइनों का मतलब प्रोविजन से है। द अमाउंट, ऐसी राशि, दैट इज जनरली, जिसको जनरली पुट असाइड फ्रॉम द प्रॉफिट, ऐसी राशि जिसको सामान्य रूप से लाभ में से अलग करके रखा जाता है, ठीक है। तो द अमाउंट, ऐसा पैसा, ऐसा मनी, दैट इज जनरली, जिसको सामान्य रूप से पुट असाइड फ्रॉम द प्रॉफिट, बहुत सारा प्रॉफिट हुआ, उसमें से कुछ पैसा हमने जो है अलग रख दिया। वैसे हमारे पास जो इनकम आती है उसमें सारे एक्सपेंडिचर लेस हो जाते हैं, तभी तो पता चलता है हमारे बिजनेस में कितना प्रॉफिट हुआ। अब वो प्रॉफिट किसका है? ऑनर का है, कंपनी का, बिजनेस का। लेकिन ऑनर उसको अपने घर ले जाए, या फिर अगर कंपनी है तो शेयर होल्डर में डिविडेंड के रूप में बांट दें, उससे पहले उस प्रॉफिट का कुछ हिस्सा सामान्य रूप से जनरली साइड में रख दिया जाता है। अच्छा, ये प्रॉफिट साइड में क्यों रखा है? मान लेते हैं अगर ये 10 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ है आपको, तो उसमें से आपने क्या किया, 50,000 रुपए साइड में रख लिए, 9,50,000 वो प्रॉफिट जो है डिविडेंड के रूप में बांट दिया। अगर कंपनी है तो पार्टनर है तो प्रॉफिट के रूप में बांट दिया, सोल प्रोप्राइटरशिप है तो अकेला ही मालिक है, मजे करेगा। ओके, तो यहां तक समझ में आ गया। अब ये क्यों रखा साइड में? इन ऑर्डर टू मीट, ये इसलिए रखा है साइड में, देखिए, इन ऑर्डर टू मीट अ प्रोबेबल फ्यूचर एक्सपेंस, ये इसलिए प्रॉफिट साइड में रखा गया है ताकि फ्यूचर में होने वाले एक्सपेंसेस को की क्षतिपूर्ति या उसका कंपनसेशन किया जा सके, उसकी पूर्ति की जा सके। ऑर्डर टू मीट अ प्रोबेबल फ्यूचर एक्सपेंस, और फ्यूचर एक्सपेंस भी कौन सा? प्रोबेबल, जिस ऐसा एक्सपेंस जिसके होने की संभावना बहुत ज्यादा हो लेकिन फ्यूचर में, भविष्य में। तो फ्यूचर में कोई खर्चा होने वाला है, आपको पता चल गया है, और आप उस हिसाब से प्रॉफिट अलग कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए अपने घर में भी तो ऐसा होता है, कुछ फ्यूचर में खर्चे, क्योंकि इंडिया फेस्टिवल्स है ना, इंडिया मतलब फेस्टिवल्स, यहाँ पर बहुत सारे त्यौहार होते हैं, छोटे से छोटा प्रोग्राम भी होता है, लोग उसको मना लेते हैं, है ना, हंसी खुशी रहते हैं, मजे से रहते हैं, ठीक है। तो अभी अगस्त का महीना चल रहा है, देखो कितने फेस्टिवल्स थे इस अगस्त के महीने में, है ना। तो अब ऐसे फेस्टिवल्स आते रहते हैं। उसके अलावा इंडिया के अंदर शादियां हो गई, बर्बादियां नहीं, शादियां हो गई, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें होती हैं। तो अब फ्यूचर में एक्सपेंस तो आपके घर वालों को, या आप अपनी बात कर लीजिए, आपको भी कुछ ना कुछ फ्यूचर में एक्सपेंस दिखना होता है ना। तो आप क्या करते हैं, अभी से आप कमा रहे हैं तो अपनी इनकम में से
आपको पॉकेट मनी घर से मिल रही है, तो उसमें से कुछ पैसा साइड में रखना स्टार्ट कर देते हैं ताकि वो फ्यूचर में जो एक्सपेंस आने वाला है उसकी आप क्या कर सके, उसको मीट कर सके, उसका कंपनसेट कर सके, उसकी भरपाई कर सके, उसकी पूर्ति कर सके। ओके, तो यहां पर हमारा बिजनेस है, तो बिजनेस में या तो प्रोबेबल कोई फ्यूचर एक्सपेंस होगा या फिर रिडक्शन इन द एसेट वैल्यू, या कोई आपकी एसेट जो है उसकी वैल्यू कम होती जा रही है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मेरे पास ये मोबाइल है, अब इस मोबाइल की जो है वैल्यू धीरे धीरे कम हो रही है, तो इससे क्या फर्क, प्रॉफिट साइड में क्यों रखना है? अरे रखना पड़ेगा ना, हो सकता है आने वाले 2-3 साल में या 1 साल में मोबाइल क्या हो जाए, खराब हो जाए, या कुछ काम का नहीं रहे, या जैसा मेरे को जिस इस मोबाइल से जो यूज़ लेना है वो यूज़ नहीं हो पा रहा हो, या नई टेक्नोलॉजी आ जाए। बहुत सारी चीज़ों की वजह से ये मोबाइल मुझे रिप्लेस करना पड़ेगा, तब मैं पैसा कहाँ से लाऊंगा? लेकिन अगर हर साल मैं थोड़ा थोड़ा पैसा साइड में करता रहूं तो कितना, जितनी इस मोबाइल की वैल्यू कम हो रही है। मैंने खरीदा मान लेते हैं 20,000 में, अभी अगर इसको बेचूं तो 10,000 ही मिलेंगे, इसका मतलब 10,000 तो साइड में कर दो, फिर और वैल्यू कम होगी और कर देंगे, और एंड में इतना पैसा इकट्ठा हो जाएगा कि मोबाइल की वैल्यू हो गई बिल्कुल कम और दूसरा मोबाइल उस पैसे से इकट्ठा कर ले क्योंकि प्रॉफिट साइड में कर लिया था। तो ये भी तो एक तरह का एसेट ही है, ये भी तो एक तरह का एक्सपेंस ही है। एसेट तो क्या, एक्सपेंस ही है। तो चाहे एसेट की वैल्यू कम हो तो समझ लो फ्यूचर में दूसरी एसेट लेनी पड़ेगी तो खर्चा आ रहा है, या दूसरा कोई प्रोबेबल खर्चा हो, तो उस खर्चे की पूर्ति करने के लिए हम क्या करते हैं, प्रॉफिट को सेट असाइड कर लेते हैं, उसको साइड में कर लेते हैं हर साल। अच्छा, आगे क्या, द एग्जैक्ट अमाउंट इज अननोन, बट एग्जैक्ट अमाउंट अननोन है। हाँ बिल्कुल, नई एसेट कितने में आएगी 5 साल बाद में अभी कैसे बता सकता हूं भैया। मान लेते हैं मैंने एक कंप्यूटर खरीदा या लैपटॉप खरीदा है आज, तो अब 5 साल तक तो ये चलेगा मुझे पता है, 5 साल बाद में मुझे दूसरा लैपटॉप खरीदना पड़ेगा, लेकिन 5 साल बाद में क्या टेक्नोलॉजी होगी, क्या लैपटॉप की प्राइस होगी, अभी कैसे पता चलेगा। या फिर फ्यूचर में कोई दूसरा खर्चा आने वाला है, प्रोबेबल तो है कि इतना होगा, लेकिन वास्तव में उसका कितना खर्चा होगा, उसका एग्जैक्ट अमाउंट क्या है, वो हमेशा क्या रहता है, अननोन रहता है। तो कहने का मतलब इस पूरे का ये है, फ्यूचर में ऐसा कोई एक्सपेंडिचर जो कितना है अमाउंट में वो तो अननोन है, लेकिन होगा जरूर, प्रोबेबल है फ्यूचर में होगा। तो उसके लिए हम हर साल प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा जनरली साइड में करते रहते हैं, इसको बोलते हैं प्रोविजन, आयोजन। आयोजन वर्ड इसलिए आया हुआ है क्योंकि फ्यूचर में मान लेते हैं 2 साल बाद में आपके घर में शादी है, या 5 साल बाद में शादी है, या 10 साल बाद में शादी है। जैसे घर में बच्चे जैसे जैसे बड़े होने लग जाते हैं ना, तो पेरेंट्स क्या करते हैं, उनकी शादी के लिए अलग से कुछ पॉलिसीज करा देते हैं, या कुछ इंस्टॉलमेंट या इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं। अब उनको पता तो नहीं 10 साल बाद में एग्जैक्ट कितना खर्चा लगेगा, लेकिन तो आयोजन कर रहे हैं ना, 10 साल बाद में जो शादी हो रही है उसका आयोजन अभी से स्टार्ट हो गया है। तो ये हो गया आपका प्रोविजन। आई होप आपको इसके बाद में कभी प्रॉब्लम नहीं होगी कि प्रोविजन क्या होता है। हाँ, एक चीज जरूर, मैं क्या ढूंढ रहा हूं, मार्कर। प्रोविजन हमारे बिजनेस में कौन कौन से हो सकते हैं, उसके कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको यहां पर बता देता हूं। देखिए, इसमें एक तो होता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। फ्यूचर में कितना पैसा डूबने वाला है जो हम डेटर से मांगते हैं, वो पता तो नहीं है, लेकिन उसका प्रोविजन तो बना सकते हैं ना। प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स या फिर डाउटफुल डेब्ट्स। डाउटफुल डेब्ट्स ही होता है, बैड डेब्ट्स नहीं होता है, एग्जैक्ट पता नहीं होता है। तो डाउटफुल डेब्ट्स यानी कि जो हमारे डेटर है, जिनको हमने उधार सेल किया था, उनसे पैसे लेने हैं, लेकिन उसमें से कुछ पैसे नकारा और बेकार लोग हैं जो पैसा देंगे ही नहीं, तो उनका तो बैड डेब्ट्स होगा ही होगा ना। हाँ चलो, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर नेक्स्ट आता है आपका। फिर प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। कुछ डेटर ऐसे हैं जो उधार, हमने उनको गुड सेल कर दिया, हमसे उधार लेके चले गए, लेकिन हमको पता है बड़ा बदमाश है, उसको जब तक डिस्काउंट देंगे नहीं तब तक वो पैसा देगा नहीं। तो डिस्काउंट देना पड़ेगा ना। मान लेते किसी से 20,000 मांग रहे हैं, वो दे नहीं रहा है, हम उसको फ़ोन करके बोलेंगे भाई साहब ऐसा करो 18,000 दे दो, 2,000 माफ़ की, तो हो सकता है सामने वाला दे दे। और कुछ लोग ऐसे होते भी हैं, इसी चीज़ में उनका दिमाग लगा रहता है कि सामने वाले को इतना परेशान करो कि डिस्काउंट दे दे। बट हमारे लिए तो लॉस है ना, तो उस लॉस की भरपाई के लिए प्रोविज़न बना देते हैं कि हो सकता है डिस्काउंट देना पड़े, पर कितना देना पड़े एग्जैक्ट पता नहीं होता। प्रोविज़न फॉर इनकम टैक्स।
देखो इनकम टैक्स लगता है प्रॉफिट पर, प्रॉफिट चले पता चलेगा ईयर एंड पर, प्रोविजन बनाते हैं ईयर के बीच में स्टार्टिंग में, तो कितना टैक्स पे करना पड़ेगा हमें क्या पता, एग्जैक्ट पता नहीं है ना। हाँ, लास्ट ईयर के रिकॉर्ड्स देख के हमने एक प्रोविजन बना दिया है कि भैया ये टैक्स भी लगने वाला है। ऐसा कैसे होता है फिर आपका प्रोविजन फॉर रिपेयर्स एंड रिन्यूअल्स, प्रोविजन फॉर रिपेयर्स एंड रिन्यूअल्स, कोई रिपेयरिंग करानी हो या कोई रिन्यूअल्स कराना हो तो उसका भी हमें क्या करना होता है, प्रोविजन बनाना होता है। क्योंकि रिपेयरिंग जब करानी स्टार्ट करते हैं ना तब पता चलता है कि कितना होगा, एग्जैक्ट तो पता नहीं होता है, तो प्रॉफिट साइड में करते रहते हैं ताकि हर साल जो रिपेयरिंग लगे उसका खर्चा आराम से जो है कम निकल जाए, मीट हो जाए वो खर्चा हमसे, ठीक है। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, कई लोग जो है डेप्रिसिएशन डायरेक्ट ना लगा के डेप्रिसिएशन का भी प्रोविजन बनाते हैं, क्योंकि डेप्रिसिएशन फिक्स एसेट्स पे लगता है और फिक्स एसेट्स की जब वैल्यू क्या होती है, कम है ना, रिडक्शन इन द एसेट, तो एसेट की वैल्यू में जब रिडक्शन होता है तो उसको हम डेप्रिसिएशन ही बोलते हैं, तो ये भी एक तरह का प्रोविजन ही होता है। तो ये था एग्जैक्ट प्रोविजन का मीनिंग। इस चैप्टर के अंदर हम पहले से डेप्रिसिएशन कर चुके हैं, प्रोविजन कर चुके हैं। आज के लेक्चर के अंदर हम रिजर्व्स को समझने वाले हैं। रिजर्व्स को हिंदी में संचय बोलते हैं। संचय का मतलब होता है किसी चीज को इकट्ठा करना, संचित करना, रिजर्व। ओके, ठीक। अब ये रिजर्व वर्ड है क्या और ये प्रोविजन से किस तरीके से अलग है? क्या प्रोविजन और रिजर्व दोनों सेम है? हाँ, लगते तो एक जैसे जरूर है, क्योंकि दोनों में क्या होता है, प्रोविजन में भी क्या होता है, प्रॉफिट का कुछ पार्ट साइड में रखना, रिजर्व में भी हम यही करते हैं, प्रॉफिट का कुछ पार्ट साइड में रख देते हैं। लेकिन दोनों में डिफरेंस है, हाँ बिल्कुल है। क्या है? प्रोविजंस के अंदर क्या होता है कि फ्यूचर में जो लॉस होने वाला आता है केवल उसकी भरपाई के लिए हम प्रॉफिट का कुछ हिस्सा साइड में रखते हैं, और अगर प्रॉफिट नहीं भी हो, लॉस हो रहा है, तो भी कुछ हिस्सा साइड में रखा जाता है प्रोविजंस के केस में। बट रिजर्व के केस में ऐसा नहीं होता। रिजर्व जरूरी नहीं है कि फ्यूचर में किसी होने वाले एक्सपेंस की भरपाई के लिए साइड में रखा जाए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। रिजर्व इसलिए साइड में रखा जाता है ताकि वो कंपनी के काम आ सके। प्रॉफिट ज्यादा है थोड़ा, तो थोड़ा सा साइड में रख दिया, बाकी का जो शेयर होल्डर्स हैं या जो ऑनर्स हैं या पार्टनर्स हैं उनमें प्रॉफिट बांट दिया, लेकिन कुछ साइड में रख दिया ताकि कंपनी के लिए वो काम आए। ऐसा कोई लॉस है नहीं, लेकिन फिर भी साइड में रखते जाते हैं, कोई उसका विशेष ऑब्जेक्टिव नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है। और सेकेंड पॉइंट, अगर लॉस हो रहा है तो रिजर्व बनेगा ही नहीं, लेकिन प्रोविजन लॉस के केस में भी बन सकता है। तो ये कुछ दो डिफरेंसेस हैं जो आपको प्रोविजन और रिजर्व को समझने में हेल्प करेंगे। अब हम बात करते हैं प्रोविजंस के अंदर एक पॉइंट की कि प्रोविजंस तो हो गए, सॉरी रिजर्व्स के अंदर एक पॉइंट की, रिजर्व्स कितने टाइप के होते हैं। तो रिजर्व्स जो होते हैं वो 3 टाइप के हो सकते हैं। फर्स्ट आता है आपका स्पेसिफिक रिजर्व। ये स्पेसिफिक रिजर्व जो होता है ना, ये कुछ हद तक प्रोविजन जैसा होता है, क्योंकि ये जो हम प्रॉफिट का कुछ हिस्सा साइड में रख रहे हैं उसका कुछ ना कुछ स्पेशल ऑब्जेक्टिव होता है, विशेष उद्देश्य होता है। तो ये कुछ ना कुछ प्रोविजन जैसा हो सकता है। अब ये स्पेसिफिक रिजर्व के अलावा जो है सेकंड नंबर होता है जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व, इसका कोई स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव नहीं होता है कि जनरल रिजर्व आपने बना लिया है, अब हर साल आप प्रॉफिट उस जनरल रिजर्व के अंदर डाल रहे हैं, यानी कि साइड में रख रहे हैं, लेकिन उसका कोई विशेष उद्देश्य नहीं है। सामान्य संचय बोलते हैं इसको, यानी कि आप बस प्रॉफिट को साइड में रख रहे हैं, कभी भी आपके बिजनेस में वो काम आ सकता है। ओके, नेक्स्ट आता है थर्ड आपका कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व जो है वो प्रॉफिट में से नहीं बनाया जाता है, यानी कि आपको जो प्रॉफिट हो रहा है उसका पैसा साइड में करके इसमें नहीं ट्रांसफर किया जाता है। कैपिटल रिजर्व वो होता है जब आपको कोई कैपिटल प्रॉफिट हो जाए, आपने कोई एसेट फायदे में बेच दी, कुछ ऐसा अगर आपको प्रॉफिट हो जाए तो उसको यहां पर रखा जाता है। ओके, और कैपिटल रिजर्व के अंदर जो पैसा पड़ा होता है वो बोनस शेयर इशू करने में कभी यूज नहीं किया जाता या डिविडेंड के लिए यूज नहीं किया जाता। लेकिन जनरल रिजर्व में जो पैसा पड़ा है उसको फ्यूचर में आप डिविडेंड वगैरह देने में भी, बोनस शेयर इशू करने में भी अगर कंपनी है तो यूज कर सकते हैं। ओके, संचय कैपिटल रिजर्व में बहुत सारे रिजर्व्स होते हैं, बट उस बारे में हम डिटेल में यहाँ बात नहीं करेंगे। आगे हम कुछ चीजें आपको बताते हैं। इसमें एक आता है सीक्रेट रिजर्व, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको गुप्त संचय बोलते हैं। सीक्रेट
रिजर्व्स। इसको समझना अच्छे से, छोटा अगर क्वेश्चन आ जाए इसके ऊपर तो आप आराम से इसको लिख सकते हैं। सीक्रेट रिजर्व, हिंदी में इसको गुप्त संचय बोलते हैं। मतलब कंपनी प्रॉफिट तो साइड में कर रही है लेकिन आपको झाके नहीं पड़ रहे, कहीं भी शो नहीं हो रहा है कि रिजर्व जो है वो है। वैसे जनरल रिजर्व, पीएनएल, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, स्पेसिफिक रिजर्व को या कैपिटल रिजर्व जो है वो कंपनी की बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में शो होता है शेयर होल्डर फंड के अंदर, अगर आप कंपनी की बैलेंस शीट जानते हैं तो। बट यहां पर जो हमारा सीक्रेट रिजर्व होता है ये कहीं भी शो नहीं होता है, क्योंकि इसका नाम ही क्या है, सीक्रेट। तो कैसे शो होगा, लेकिन होता जरूर है। कंपनी इसको क्रिएट कैसे करती है, जनरेट कैसे करती है, प्रॉफिट को साइड में कैसे करती है, छुपा करके, उसकी अकाउंटिंग ना करके। तो इसके बहुत सारे तरीके हैं। कंपनी क्या करती है, एसेट की जो वैल्यू बढ़ रही है, यानी कि एसेट इंक्रीज हो गई लेकिन इंक्रीज करके दिखाया नहीं, लायबिलिटी कोई डिक्रीज हो रही है लेकिन उसको डिक्रीज किया नहीं, कुछ ऐसा करके। फॉर एग्जांपल के लिए कंपनी को डेप्रिसिएशन लगाना चाहिए 15%, लेकिन कंपनी लगा रही है 20%, तो आपका पैसा 20% साइड में हो रहा है ना, तो 5% जो एक्स्ट्रा पैसा आपने साइड में किया है, प्रॉफिट साइड में किया है, वो आपका एक तरह का सीक्रेट रिजर्व है। ओके, सीक्रेट रिजर्व क्रिएट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, लीगली अलाउ होता है या नहीं। तो कंपनीज एक्ट 2013 बोलता है कि किसी भी कंपनी को सीक्रेट रिजर्व क्रिएट जनरेट नहीं करना चाहिए जब तक लॉ उसको परमिशन ना दे। बट कुछ कंपनीज हैं जो सीक्रेट रिजर्व क्रिएट कर सकती हैं, इसके अंदर बैंकिंग कंपनीज, इंश्योरेंस कंपनीज वगैरह है, उनको अलाउ कर रखा है। और उनके वैसे बैंकिंग और इंश्योरेंस कंपनी के एक्ट भी अलग है, उस पर कंपनीज एक्ट नहीं लगता है, तो वो कर सकते हैं। बाकी कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से कोई भी कंपनी को सीक्रेट रिजर्व बिना परमिशन के क्रिएट नहीं करना चाहिए, जनरेट नहीं करना चाहिए। फिर लास्ट पॉइंट आता है आपका, एक होता है रिजर्व फंड, एक होता है रिजर्व और एक होता है रिजर्व फंड। दोनों में क्या डिफरेंस है? रिजर्व फंड, ये छोटे छोटे पॉइंट है, लेकिन आप जब अकाउंटिंग करते हैं, किसी डिफिकल्ट चैप्टर के अंदर जाते हैं, तो ये छोटे मोटे पॉइंट्स, टॉपिक्स आपको बहुत हेल्प करते हैं, क्योंकि आप इनके बारे में अच्छे से जानते हैं। तो रिजर्व फंड क्या होता है? रिजर्व फंड और रिजर्व में इतना डिफरेंस है, ये सारे रिजर्व्स जो है, अगर ये कंपनी के अंदर ही, बिजनेस के अंदर ही पैसा पड़ा रहे, चाहे वो स्पेसिफिक रिजर्व हो, जनरल रिजर्व हो, कैपिटल रिजर्व हो या सीक्रेट रिजर्व, आपने पैसा साइड में कर लिया और उसको आप बिजनेस में ही यूज कर रहे हैं, तो ये रिजर्व्स हो गए। लेकिन अगर आप इन रिजर्व्स को बाहर कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं, अपनी कंपनी में, अपने बिजनेस में यूज ना करके बाहर कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उसको रिजर्व फंड बोलते हैं। जैसे सिंकिंग फंड आपने नाम सुना होगा, है ना, तो वो यहीं से निकल के आते हैं। सो इसी के साथ में हमारा ये चैप्टर तो कंप्लीट हो गया, चैप्टर नंबर 2। नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। और अगर आप हमसे लाइव क्लासेस लेना चाहते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं, डिटेल के अंदर प्रैक्टिस करना चाहते हैं, रिवीजन करना चाहते हैं, फुल सिलेबस कंप्लीट करना चाहते हैं, तो हमारी ऐप डाउनलोड कर लीजिए। ऐप का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। न्यू बैचेज अभी स्टार्ट हो चुके हैं, आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप हमें टेलीग्राम या इंस्टा पे ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उनके लिंक भी इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। कुछ पूछना हो तो कमेंट कर सकते हैं। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।